नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि इसीलिए आपका सेट 1 दे रहे हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बीच बीच में आपका कंटेंट भी कुछ दिया जाएगा, तो वो सब चलती रहेगी। प्रैक्टिस सेट नॉर्मल स्पीड से चलेगा, चूँकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जैसे ही आता है फिर हम लोग ज़ोर शोर से लग जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस का आपका सेट देखने को मिलेगा, जिसमें सभी चीज़ एकदम करेंट अफेयर से लेकर मैथ सब चीज़ इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखिए, कर है गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाई थी? तो ये आपका सारनाथ में बनवाई थी। एक चीज बता दें कि कुमारी देवी का जो निजी मंदिर था वो धर्मचक्र जिन विहार था, जो सारनाथ में बनवाई गई थी। और गढ़वाल, ये तो गढ़वाल वंश के थे ही गोविंद चंद्र गढ़वाल। एक इनके दरबारी थे, दरबारी का नाम था आपका लक्ष्मीधर। ठीक है, लक्ष्मीधर जो थे उनकी एक प्रसिद्ध कृति है, याद रखेंगे। लक्ष्मीधर की एक प्रसिद्ध कृति है, वो है आपका कृत्यकल्प तरु। कृत्यकल्प तरु। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो इसमें जो उज्जैन है वो नहीं है, बाकी तो आपका वैशाली में दिए हैं उपदेश, वहाँ गए हैं। कपिल वस्तु है ही, जो कि उनका जन्म स्थान ही है। आपका कौशाम्बी है। उज्जैनी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किस यात्रा पर बुद्ध ने नहीं की थी? तो आपका उज्जैन। उज्जैन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस नदी तट पर स्थित है, तो ये आपका क्षिप्रा नदी पे है। ठीक है, ये आपका क्षिप्रा नदी, या कहीं कहीं शिप्रा नदी भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है आपका कि वैदिक नदी कुब्भा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। कुब्भा कहाँ होना चाहिए? तो कुब्भा का आधुनिक नाम, ये आपका प्राचीन नाम है कुब्भा। कुब्भा का आधुनिक नाम आप सभी को पता है क्या है? काबुल। तो काबुल जो है वो किसकी राजधानी है? आपका अफगानिस्तान का। तो हम लोग का एग्जैक्ट जो आंसर मैच करेगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कर है किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट हुई है? ये आपका बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भाबरू भाबरू लेख से शिलालेख जो है, भाबरू लघु शिलालेख इसमें दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही है आपका। तो भाबरू शिलालेख आपका मिलता है वर्णन की बौद्ध जो है धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करते थे। एक चीज इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाबरू किस भाषा में लिखा गया अभिलेख है? तो ये आपका पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो याद रखेंगे ये आपका परमार भोज थे। ठीक है, जब भी आएगा तो याद रखेंगे साहित्य और कला के क्षेत्र में, चूंकि ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे। परमार भोज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जिसमें आपका सरस्वती कंठाभ्रमण, श्रृंगार मंजरी, ये सब बहुत बार आया हुआ भी है। आपका श्रृंगार मंजरी है। चलिए आगे इसमें देखेंगे तो हम लोग का कुछ और इनसे फैक्ट्स बनता है। जैसे परमार भोज का आपका बनाया हुआ है, इनका भोजेश्वर है। परमार भोज के ही बताया जाता है कि ये जो राजधानी है अभी वर्तमान में भोपाल, ये किसकी बनाई हुई है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये माना जाता है कि भोज द्वारा ही स्थापित की गई थी। और इनका भोजेश्वर मंदिर भी है इन्हीं के नाम पे। तो ये देखिए आपका परमार भोज से जुड़ी बहुत सारे फैक्ट्स हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम लीलावती थी। लीलावती भी बहुत बड़ी विद्वान थी, विदुषी थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह निम्नलिखित में से कौन चेलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं था या नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा मत्स्य, धनुष, चीता का है। हाथी का इसमें उत्कर्ण जो देखने को मिलता है वो उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये आपका ख्वाजा नियामुद्दीन अहमद का है। ठीक है, चलिए तबकाते अकबरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये कौन थे आपके मुगल दरबारी? आपके ये जो इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद, ये किस भाषा में लिखी गई है? तबकाते अकबरी ये लिखी गई है आपका फारसी भाषा में रचित एक ग्रंथ, पुस्तक है, ग्रंथ है बोल सकते हैं। आगे देखेंगे तो कह रहा है दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हसन गंगू द्वारा बहमनी साम्राज्य का, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके स्थापना वर्ष की बात कर ले। हसन गंगू ने कब किया था? आपका 1347 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये प्लासी का युद्ध था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है? कुछ करंट का भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। 2022 में कब मनाया गया? विश्व स्लॉथ दिवस पहली बार मनाई गई और ये आपका 12 अक्टूबर को मनाई गई है। अगला देखिए कह रहा है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें तीनों को सम्मानित किया गया है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैरोलिन बर्टोजी, आपका बोरिस ऑर्पलेस और के मार्टिन मेंडल। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो याद रखेंगे विराट कोहली, इनका नाम 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का आधारशिला कहाँ रखा है? VVI के तौर पर रखिएगा इसको, बहुत बार क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में आया भी है। तो ये आपका भावनगर गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो ये देखिए 50वें आपका नवंबर 2022 में ही ये संभाले थे, तो इसलिए इसको आपका दिया गया है। तो ये कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश इसलिए इसमें दिया है, कंफ्यूजन ना हो। तो 50वें कौन थे? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी? ठीक है, या सुनिश्चित किया था? तो 16 अगस्त 1946 को। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी तो नॉर्मल क्वेश्चन जितने भी आपको इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का। साइमन कमीशन साल लिख लेते हैं हम लोग शुरू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला में है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942, यही लिखते हैं 1942। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। एक अगर किसी साल में मैच करेगा तो हम लोग लिख लेंगे, चूंकि मार्च यहाँ लिखते चलते हैं, कहीं साल मैच कर गया तो हम लोगों को दिक्कत ना हो। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर आपका साइमन कमीशन भारत आया 1900 आपका साइमन कमीशन 27 में आया था। ठीक है, 1927 हो जाएगा। उसके बाद आपका देश का विभाजन 1947 में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पहले आपका आ रहा है साइमन कमीशन 1927, फिर आपका 31 माने कि 3214 ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में आंदोलनों को इसमें भी सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हम लोगों ने बात किया, कब हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है खिलाफत आंदोलन 1919 में आपका चला। फिर आपका असहयोग आंदोलन आपका 1920 में चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपका आ रहा है खिलाफत आंदोलन, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। 2 के बाद आपका 1920, 2, 3 आपका ऑप्शन में ये रहा, 2, 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यहाँ देखेंगे सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि बक्सर के युद्ध हारने के बाद शाह आलम और शुजाउद्दौला, पहले इसमें 2 संधियाँ होती है, इलाहाबाद की 2 संधि हुई 1765 में। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, उसको हारने के बाद प्रथम आपका संधि होती है शाह आलम के साथ, और द्वितीय जो संधि होती है वो आपका शुजाउद्दौला के साथ में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके किसके बीच हुई? आपका वो दोनों शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो अहमदुल्ला शाह ने आपका, अहमदुल्ला शाह या अहमदुल्ला भी लिखा रहेगा, एक ही है आपका, अहमदुल्ला शाह द्वारा
57 की क्रांति को जिहाद और धर्म युद्ध कहा गया था। उसी के साथ आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो बीडी सावरकर द्वारा कहा गया था। ठीक है, और एक और पूछता है आपका कि ये राष्ट्रीय विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपका बेंजामिन डिजरौली के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन किसके द्वारा, ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पूछता है बार बार, तो ये आपका लिख देते हैं बेंजामिन डिजरौली। बेंजामिन डिजरौली के द्वारा आपका 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डिजरौली। आगे देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि करेवा अच्छी तरह से जानी जाती है किस चीज़ के लिए, तो करेवा जो है वो आपका एक केसर कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। करेवा क्या है आपका, केसर के कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो करेवा क्या है, करेवा हम लोग बोलते हैं जो झील की, या बोल सकते हैं आपका कि निक्षेप से जो प्राप्त होता है, जैसे कि जो झील होती है उससे जो निक्षेप से मिट्टियाँ प्राप्त होती है उसी को करेवा बोला जाता है। तो करेवा किस तरह से जाने जाते हैं, तो ये केसर के उपयुक्त होता है, जो आपका कश्मीर में, जो कश्मीर जो है वो आपका भारत में सबसे ज़्यादा केसर की उत्पाद कहाँ होती है, तो जम्मू कश्मीर में। तो केसर का जो है वो कश्मीर में खेती सबसे ज़्यादा हो जाएगी और वहीं पर आपका मिलता है ये करेवा मिट्टी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना है। इसमें कौन कौन से उत्तरदायी हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन, घूर्णन नहीं होता है, घूर्णन से दिन और रात होती है। ठीक है, परिक्रमण या परिभ्रमण से आपका ये सही हो जाएगा। आपका एक तो है पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव के कारण भी होता है, झुका रहेगा तो जिधर ज़्यादा आपका धूप पड़ेगा उधर तो धुरी पर झुकाव भी हो जाएगा आपका। अगला सूर्य का घूर्णन, सूर्य के घूर्णन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो आपका पृथ्वी के परिक्रमण पे ही पड़ गया। तो 2 और 3 ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है, तो ये 10-13.25 मिलीबार आपका होता है। मैंने समुद्र तल पर बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है, 10-13.25। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है, कौन सा है आपका दक्षिण पश्चिम, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका हेवी स्टील आपका लिमिटेड, ये हो जाएगा कहाँ का, तो राउल HSL जो है वो कहाँ का, राउल केरला का है। ठीक है, राउल केरला का जो है वो आपका जर्मनी के सहयोग से हो जाएगी। अगला देखिए है कि कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है केरल में। ठीक है, अगला है कि यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिप्को कंपनी जो है वो संयंत्र आधारित है किस चीज़ पे, तो ये आपका गैस ऊर्जा पे संचालित है। अगला देखिए है कि यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं तुम्हें पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ठीक है, ये कथन कहा गया था आपका इमैनुअल द्वारा। इमैनुअल जो है ये कथन बोले थे कि मुझे पदार्थ दो, मैं पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ठीक है, तो ये इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। इमैनुअल कंट जो है वो पृथ्वी के व्यापक की राशि का परिकल्पना दिए थे। आगे देखिए कि खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो लगभग 100 से 200 अरब इसकी संख्या अनुमानित किया गया है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका कह रहा है कि पहला ही गलत है, स्लेट जो है वो एक बलुआ पत्थर नहीं है बल्कि स्लेट एक सेल है। ठीक है, ये सेल के अंतर्गत आता है। अगला देखिए कह रहा है कि सिस्ट जो है, सिस्ट आपका सेल है, ये आपका सही दे रहा है, तो ये दोनों सेल ही है, स्लेट और सिस्ट ये दोनों सेल के अंतर्गत होते। संगमरमर चूना पत्थर का है, कार्ट्स और बलुआ पत्थर का, ये रूपांतरित है, ये सभी का फॉर्मेशन जो है रूपांतरित दिया हुआ है। तो सेल का ही रूपांतरित होता है स्लेट और सिस्ट, चूना पत्थर का रूपांतरित संगमरमर और बलुआ पत्थर का क्वार्ट्ज है रूपांतरण। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन मतलब जिसका घूर्णन काल सबसे कम होगा, तो सबसे कम किसका है, बुध का, इसका सबसे छोटा दिन है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध, भूमिबद्ध मतलब होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ किस चीज से रहेगा, भूभाग से, माने भूमि से घिरा हुआ रहेगा, तो वो कौन सा इसमें है, इसमें आपका हंगरी देश जो है वो आपका
भूबद्ध या भूमिबद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एक क्वेश्चन आपको जीके मोटे तौर पर रखना है कि पूछ देगा अगर कि देश में संसार में कितनी जो है वो भूमिबद्ध आपका ये पृथ्वी पर कितनी भूमिबद्ध आपके देश हैं, तो 46 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और सबसे बड़ा इस 46 में एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है भू आवेष्टित, तो वह हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां कौन सी बताई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उष्ण हो जाएगा उष्णकटिबंधीय महासागर है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी में आपका पश्चिमी तट हो जाएगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है, पश्चिमी तटों पर। ठीक है, आगे देखते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादक किसका बताया गया है, तो शैवाल होते हैं, शैवाल और भित्तियाँ। ठीक है, शैवाल तल और भित्तियों का, तल और भित्ति दोनों हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है, इसमें पेट्रोलियम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मोरक्को। अगला देखिए है कि जनहित याचिकाओं में संवैधानिक आधार क्या है, तो संवैधानिक आधार के तौर पर इसमें हम लोग न्यायिक विवर्धन या स्वप्रसार को रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश्य नहीं है। ठीक है, अलग अलग होता है, तो इन दोनों में देखेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह आपका राज्यपाल और ठीक है राष्ट्रपति, ये दोनों की अलग अलग है। ठीक है, बाकी तो है संवैधानिक लगभग सेम चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है, तो ये 1/6 होती है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई रखेंगे। ये देखिए याद रखेंगे कि द्विसदनीय जहाँ विधानमंडल है अर्थात जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो कह रहे हैं विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या का कितना भाग होता है, तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन कौन सा फैक्ट्स। पहला कर है राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, ये हो जाएगी। फिर कर है दृढ़ दलीय अनुशासन, ये भी हो जाएगा। केंद्र पर राज्यों का वित्तीय निर्भरता, बिल्कुल हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये इसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो 1 2 3 ऑप्शन सी जो है 1 2 3 आपका सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, तो स्थानीय स्वशासन है। पंचायती राज व्यवस्था किस तौर पे देखा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के तौर पे। प्रतिनिधिमूलक शासन का है, ये भी प्रतिनिधि की है ही। जनवादी लोकतंत्र का, तो ये प्रत्यक्ष 1 और 2 इसमें एग्जैक्ट हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, किसके लिए, तो सार्वजनिक लेखा समिति का बताया गया है कि ये जो है एक उपाधि दी गई है, यह मित्र भी है, दार्शनिक भी है और पथ प्रदर्शक है। किसका, तो महालेखा नियंत्रक और परीक्षक हैं वो सार्वजनिक लेखा समिति के लिए हैं। ठीक, आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है, तो बजट क्या होता है, यह एक अनुमानित आय व्यय की चीज होती है। तो देखेंगे यह अनुमानित व्यय होती है। राजस्व प्राप्ति मतलब आय हो गई, कि उपाय एवं साधनों का ब्यौरा होता है। ठीक है, यह अनुमानित होती है। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है, तो संवैधानिक शासन का पहला कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन होगा। विधि का शासन कहलाता है, संवैधानिक शासन विधि का शासन है। नागरिकों का अधिकार भी इसमें होती है, और समितीय शासन, चारों का चारों हम लोग ले लेंगे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, लॉबिंग कहाँ अपनाया जाता है, तो लॉबिंग की कार्यशैली आपका समूहों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है लॉबिंग कहाँ हो जाएगा, दबाव समूहों द्वारा। ठीक है, आइए देखिए अध्यक्षता प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा।
अध्यात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत कहाँ होता है, तो शक्तियों का पृथ्वीकरण करने के लिए अध्यात्मात्मक प्रणाली अपनाई जाती है। अगला देखिए है कि भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मतलब किस देश से लिया गया है या किस भाग से लिया गया है, ऑप्शन के अनुसार यही कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, लगभग कहा जाता है कि आपका 50 से ऊपर के आसपास में बताया जाता है कि 1935 का अधिनियम लिया गया है। तो हमारा इसमें एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शन में है, तो हम लोग इसी को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन थे, तो इसमें आपके कौन है, अर्थात जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आइए अगला है कि केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि क्षेत्रीय वर्ग अचर रहता है और निम्न में से किसका संरक्षण नियम के तुल्य बताया गया है, तो ये कोणीय संवेग का होता है। ठीक है, ये जो एरिया देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय वर्ग अचर रहता है, तो यहाँ जो उनका सिद्धांत था कि एरिया स्क्वायर और क्यूब के बराबर होता है, तो वो किस पे संरक्षित होता है, तो एरिया और रेडियस का बात है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है इस परिक्रमण में। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहे कि एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद जो है वो श्यान द्रव में गिराया जाता है, तो यह अंततः एक समान में चलता है जो कहलाता है सीमांत वेग। एक समान अगर चलेगा तो उसको हम लोग सीमांत वेग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या r, तो कह रहा है कि व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का g क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी का क्या होगा, तो यहाँ पर पृथ्वी का m और r दिया हुआ है, तो पृथ्वी का यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, तो पृथ्वी का यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है, पृथ्वी का एक दिन का लंबाई कितना होना चाहिए, एक दिन का लंबाई यहाँ पूछ रहा है। टाइम ड्यूरेशन ये निकलेगा 2 पाई रूट r/g करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा क्या, ये पृथ्वी का एक दिन का समय। ठीक है, तो यहाँ पर छूट गया है, पृथ्वी का लिख लेंगे एक दिन का समय या एक दिन कितना लंबा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस एक को सिवारिक्स रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका बेनेस बर्नानके हैं, डेविड कॉर्ड को नहीं दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है, सत्य और निष्ठा ऐप जो है सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। करंट जैसे कि हमने बताया था कि इसमें करंट भी इंक्लूड किया गया है, तो वो सब देखने को मिलेगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 52 का रहा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो आपके सही जवाब हो जाएंगे, जो आपके सबसे पहले कप्तान हैं और जो सबसे पहले विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन हम सभी को इस तौर से देखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि छात्र प्रस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैप्स पावर। कैप्स पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कैप्स पावर ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, ऋषि सुनक। अगला देखिए है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व जो है वो उपस्थित होंगे कहाँ पर, तो 38 का निकालेंगे तो आपको 1s2s2p मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोग बोलते हैं वो याद होना चाहिए। 1s2s2p 3s3p होती है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, तो आपको 38 तक लगाना है। एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, तो इस तरह से आपको सजाने के बाद आपका कौन सा लास्ट में आ जाएगा, 5s2। 5s2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 5s2 का मतलब हो गया s2 मतलब 2 हो गया, ये आपका 2 नंबर का पहला समूह हो जाएगा। ठीक है, तो 2a समूह के 5वां ये आवर्त शो करता है, 5वें आवर्त में। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। एकदम हीट करके जब ठंडा करेंगे इस्पात को तो उसको एलिनीकरण बोला जाता है। एलिनीकरण, ठीक है, क्लियर है। अगला कह रहा है कि H2O7 का औद्योगिक नाम क्या है। तो इसको ओलियम बोला जाता है। इसको औद्योगिक नाम के रूप में हम लोग ओलियम बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज जो है वो पेट्रोलियम का शोधन करने में होता है। ठीक है, पेट्रोलियम का शोधन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और दूसरा जो है वो आपका विस्फोटक के रूप में भी यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ आपका सल्फेटिंग एजेंट के रूप में भी काम किया जाता है। अगला देखिए कर है कि सूत्री विभाजन नहीं होता है, वो आपका जीवाणुओं में नहीं होता है सूत्री विभाजन, बाकी हरे शैवाल, कवक और उच्च वनस्पतियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर तीन तरह की होती है, आपको पता होगा कौन कौन सा। असूत्री विभाजन, फिर आपका सूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तीन तरह की विभाजन होती है। ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अगला देखिए कर है कि सीप मोती किस वर्ग में संबंधित है। सीप मोती आपका मोलास्का संघ के जीव हैं। ठीक है, मोलास्का संघ के, और मोलास्का संघ में और भी जीव पाए जाते हैं, जैसे जितने भी जलीय लगभग चीज़ है, जैसे ये सीप हो गया, सीप के साथ साथ आपका घोंघा भी हो गया, फिर आपका कौड़ी हो गया, सिपिया, शंख, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका इसी में पाई जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है। तो देखिए अगर किसी भी कीट के पास उसका 3 जोड़ा टांग है तो उसको हम लोग कीट के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 जोड़े टांग होती है तो वो कीट के अंतर्गत रखी जाती है। अगला है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी अंकुरण होगा तो 2 चीज़ तो आपको पक्का चाहिए, 2 नहीं 3 चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन एक उपयुक्त होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए और पानी होनी चाहिए। 3 चीज़ें आपका सबसे उपयुक्त है, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए द्विनाम जैसे हेमोसोपियंस, अगर हम बोलते हैं हेमोसोपियंस तो इसमें हेमो अलग है, सेपियंस अलग है। ठीक है, तो वो पहला क्या हो गया, हेमो जो है वो आपका वंश इंडिकेट करता है, और दूसरा जो है वो जाति को इंडिकेट करता है। वंश नाम और उसके बाद जाति नाम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पसीने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में आया था कि ये जो है पसीना का काम क्या है, या फिर इसका तापमान से रिलेट था कि कौन नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान जो है वो आपका पसीना नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह के केवल चालक तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो चालक तंत्रिका किस किस में है आपका, तो फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और ट्राइजामिनल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन सही में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका कार्य के अनुसार 3 तरह से हम लोग का ये तंत्रिकाएं बटी हुई है। ठीक है, ये 3 तंत्रिकाएं कौन कौन सी है, तो यही एक होता है संवेदी तंत्रिका, एक होता है चालक तंत्रिका और एक होता है मध्यस्थ तंत्रिका। ये 3 तरह की तंत्रिकाएं बांटी गई है। ठीक है, और ये तीनों तंत्रिकाएं जो हमने ऊपर बात किया कौन कौन सा, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और ट्राइजामिनल, ये 3 तरह की जो तंत्रिकाएं पाई जाती है ये चालक तंत्रिकाएं हैं। ये तीनों के तीनों चालक तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, ठीक, यही क्वेश्चन था। आइए अगला देखते हैं कि जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होती है, किडनी में होती है, ब्रिक में होती है। और वही जब कार्य बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है या जमा हो जाती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग इसमें अगर होगा तो हो जाएगा जिगर। ठीक है, जिगर हम लोग इसमें सही जवाब ले लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग के धब्बा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोला जाता है पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा रोग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहाँ कहाँ ये देख लीजिए, मुंह में, गला में, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है माल्थस का सिद्धांत, तो इसमें अगर मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम मतलब कि मजदूरी बढ़ा, इसका मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला देखिए, कह रहा है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रबंधन का अधिकार किसको दिया गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, WTO इसका सही जवाब हो जाएगी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड कंपनी जो नाबार्ड बैंक जो है इसकी स्थापना की संस्तुति की थी? तो शिवरामन समिति। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। एक यहाँ पर समझ जाइएगा, इसकी स्थापना का पूछता है कब किया गया था? तो ये 12 जुलाई 1982। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती है? तो ये देखिए, जो अल्पाधिकार होता है उस कंपनी में जो है मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर कंपनी होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन करा है कि वह मुद्रा जो या तो आय की परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो आसानी से चल गया नाम से ही, तो उसको गर्म मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, माने एक देश से दूसरे देश में अगर चल जाती है आसानी से तो उसको गर्म मुद्रा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पगमार्क तकनीक जो है वो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। पगमार्क मतलब पग मतलब पैर से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो क्योटो आपका आया था 2005 में। अब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए है? तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो यहाँ पर देखिए 2005 में लागू हुआ था, ये सही है। क्योटो कह रहा है कि उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता के लिए लाया गया था। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये गलत कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है न कि मीथेन। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो हमारा केवल स्टेटमेंट कौन से सही हो गया? ये जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है केवल सही हो जाएगा। तो कौन सा कथन आपका देखते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 दे रहा है। ठीक है, चलिए सी इसका ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर लें। ये भी पूछता है कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ ये रहा, कह रहा है कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा आपका संधि की गई थी? तो यहाँ पर ओजोन परत की क्षय से है वो आपका वियना का सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन ये हुआ था 1985 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1 जून 1999 को यूरो के मानदंड को लागू किया गया था भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष आपका दी थी? तो 2006 में हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, 9 मई 2006। अब देखिए कह रहा है IMD अर्थात इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये IMD जो है ये किस वर्ष बना था? तो आपका 1875 में स्थापना की गई थी। अगला है कि यदि एक, अब आते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखते चलते हैं। ठीक है, तो मैथ भी यहाँ से हम लोग स्किप नहीं करेंगे, बढ़ते चलेंगे क्योंकि छूटे नहीं कोई भी चीज़ हम लोगों का।
तो कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो उसका कह रहा है कि संख्या क्या होगी। तो सीधे से लेते हैं, एक संख्या कह रहा है तो x ले लेंगे। इसका कह रहा है कि 50% मतलब x बाई 50 को हम लोग सीधे लिख सकते हैं क्या है, x/2। ठीक है, चूँकि 50% मतलब आधा होता है, आधा लिख लिए, प्लस उसका कह रहा है कि 25% मतलब कि 25%, 25 चौका 100 मतलब कि इसका चौथाई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख लेंगे। तो संख्या का चौथाई का औसत कितना है, 210 है। तो औसत मतलब इस सब का योग लिख रहे हैं, तो योग मतलब क्या होता है, इसका गुणा। कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3, 210 को 3 से गुणा कर लिए। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 ही लिख लेते हैं, 2 4 का लघुत्तम 4 या 8 कुछ भी लिख लेंगे तो ठीक है, उतना ही आता है। तो 2 दूनी का 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 210 गुणा 3। अब देखिए 4 2 6, 6 और 1 7, 7x, ये हो जाएगा 7x बराबर 210 गुणा 3 और इधर भागा इधर लाएंगे तो गुणा 4 हो गया। अब इसको कटा देते हैं 30 बार में, तो 30 तिया का 90 और 90 चौका 300, 9 चौके 36, 360 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक गोलाकार मार्ग कह रहा है कि चारों ओर से घिरा हुआ है, आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधि का अंतर 44 मीटर है। ठीक है, माने रेडियस का अंतर जो है वो 44 मीटर है। तो पूछ के आराम से कि तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो मार्ग की चौड़ाई अगर निकालें तो यहाँ से बहुत नॉर्मल हो जाएगा, चूँकि रेडियस दिया हुआ है आपका, सॉरी परिधि दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है। रेडियस दिया रहता तो आसानी से निकल जाता, तो ऐसे भी निकल जाएगा। परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr, माने बड़ा वाला को बड़ा एरिया मान लेते हैं अगर इस तरह का है। तो ये आपका इसका दिया हुआ है और इसका अंतर 44 दिया हुआ है, तो 2πr और इसको कर लेते हैं 2π छोटा r का अंतर कितना है, 44। तो ये हो जाएगा कितना, इसको 2π लिख लेते हैं, कॉमन लेंगे तो बड़ा आर और इधर बच जाएगा आपका छोटा आर। इसमें से 2π निकल गया तो एक आर बचा और इसमें ये छोटा आर बचा। इसका दिया हुआ है 44, तो 2π का वैल्यू कितना होता है, 2π का वैल्यू हो जाएगा आपका 22 दूनी का 44, 44/7, 44/7 और ये हो गया इक्वल टू नहीं रहेगा, r माइनस आर इक्वल टू 44, 44 से 44 कट जाएगा, मतलब कि बड़ा और छोटा r का कितना अंतर आ गया, 7। तो कह रहा है कि मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, तो जो अंतर आया वही तो इसकी मार्ग की चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि इसका चौड़ाई ही अंतर हो जाएगा। तो 7 आपका आंसर, डी ऑप्शन पे 7 लिखा हुआ है, डी है आपका 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका कह रहा है नेक्स्ट, इसमें ये है, कह रहे कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है तो उसी दर से समान राशि पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं आपका, जैसे है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, 12.5%, 12.5% का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होता है, 1/8। इसको 12 करेंगे तो इसका जब निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे इस तरह से तो 10 और परसेंट हटाएंगे तो 100, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 5 से चला जाएगा आपका 4 बार में और ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, मतलब 1/8 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/8 कहने का मतलब 2 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 340 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 340 रुपये है तो पूछ रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, यहाँ ध्यान देंगे क्या होता है कि उसमें जोड़ देते हैं हम लोग दोनों का। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 और 9, पहला साल में लगेगा 8 और दूसरा साल में ये क्या होगा कि ये जो ब्याज लग रहा है वो भी जोड़ जाएगा, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17, मतलब 17 यूनिट का कितना दे रहा है, 340। तो एक यूनिट का कितना निकाल लेंगे यहाँ से, 20 यूनिट हो गया। 20 यूनिट हो गया मतलब कि टोटल इसमें उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर ये लगा 16, जैसे 8 लगा, इसका एक यूनिट का 20 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक यूनिट का 20 हो गया तो हम इस दूसरे साल में क्या करते हैं कि इसको भी इसमें जोड़ देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल भी 8 लगेगा और दूसरा साल भी 8 लगेगा, मतलब 8 8 64 हो जाएगा। मतलब कि 8 8 64 कहने का मतलब 8 दूनी का 8%, और जैसे 8 और 9 जोड़ा तो 17 यूनिट हुआ, तो इसमें 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 यूनिट मतलब लगेगा ये सिंपल इंटरेस्ट। तो 16 दूनी का 32 है ना, बिल्कुल ईजी वे में बना सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति की औसत आय 1000 प्रति माह है। इस प्रकार एक व्यक्ति की जाती है, एक व्यक्ति की छूट गया है यहाँ पर, एक व्यक्ति की आय कुछ बढ़ जाएगी तो उस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब क्या होगी, बढ़ जाएगा। यहाँ थोड़ा देखिए कैलकुलेट, थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। 1000 प्रति माह है, उसी परिवार में एक व्यक्ति की आय जो है यहाँ पर, आय यहाँ लिख लीजिएगा, आय कितना, 12,000 रुपया बढ़ाते हैं, ठीक है, 12,000 बढ़ जाती है। यहाँ ऑप्शन 10 से यहाँ से मिल जाएगा। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय यहाँ से बढ़ेंगे तो 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो उस परिवार की प्रति व्यक्ति मासिक आय अब क्या होगी, ठीक है। तो देखिए पहले 1000 था मासिक, 12,000 वार्षिक बढ़ रहा है, ठीक है, 12,000 यहाँ वार्षिक बढ़ती है आय, यहाँ पर वार्षिक बढ़ेगी, वार्षिक आय बढ़ रही है। तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 12 से भाग देंगे, मतलब प्रति महीना 1000 रुपया बढ़ा। तो 1000 रुपये तो ये सिंगल आदमी का बढ़ा, लेकिन ये पूरे परिवार का पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति मासिक आय कितना होगा। तो आदमी कितने हैं, 5, मतलब 5 से डिवाइड दे देंगे, वही मासिक में वृद्धि हो जाएगा। तो 5 से देंगे तो 5 दूनी का 10, मतलब 200 रुपया मासिक बढ़ा सभी पे। तो पहले 1000 था और 200 अभी बढ़ गया प्रति व्यक्ति पे, तो कितना हो गया प्रति व्यक्ति आय, 12,000, सॉरी 1200, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कर है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में 20,000 हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा लेना है भाई, हल कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यदि कितना है, 5,000 रुपये पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 5,000। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N या T भी बोल सकते हैं जो समय होता है, और -1 या -P जो आपको लिखना है। अगर -1 लिखिएगा तो ये पूरा इन्वर्ट यहाँ से एथी देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ब्रैकेट, और नहीं तो -P लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर P दिया हुआ है, ठीक। अब कैलकुलेशन बस आपको कर लेना है, R निकालना है इसमें, तो R निकाल जाएगा। बाकी P दिया हुआ है 5,000, ये CI दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये CI नहीं दिया हुआ, 20,000 रुपये हो जाती है, मतलब A दिया हुआ है। तो A बराबर फार्मूला क्या होता है, A बराबर 20,000 ले लीजिएगा, ये A दिया हुआ है आपका मिश्र धन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N, मतलब कि मूलधन घटाना नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मूल मिश्रधन निकल जाता है। तो इस फार्मूला पे सेट करके आगे बढ़ जाइएगा, R निकल जाएगा आपका, ठीक है। इस फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन जीके पे। कह रहा है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था, ठीक है। तो रामचंद्र सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था, बहुत क्लोजली इसमें ऑप्शन डाला गया है। देखिए यह क्या है, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब ये अर्ध सरकारी कंपनी है, और इसकी स्थापना रामचंद्र सिन्हा ने 1983 ईस्वी में की थी। आगे देखिए कह रहा है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, जगदीशपुर की बात हुआ तो आपका हो जाएंगे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह आपके। अब देखिए यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु 26 अप्रैल की 1858, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान की उद्घाटन किया गया है। तो मुंबई से अहमदाबाद, आपका मुंबई से अहमदाबाद, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आकाशा एयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो कर्नाटक जो है वो आपका, कर्नाटक राज्य ने काशी यात्रा सब्सिडी 5,000 रुपये की दी है। अगला है कि वर्ष 2022 में पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया। तो ये आपका 12 अक्टूबर को मनाई गई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ये दिया हुआ था हमने। अगला देखिए 68 रहे 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो ये आपका 2 से 8 अक्टूबर हो जाएगी। अगला है सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने माह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात करा सकती है। तो यहाँ पर बहुत ही आपका गर्भपात का अधिकार दिया गया है। तो कितने
सप्ताह तक, तो ये याद रखेंगे 24 सप्ताह तक के अंदर अगर आप गर्भपात कराते हैं तो वो कानूनी तौर से जायज़ माना जाएगा, विधिपूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद कराएंगे तो गर्भपात गैरकानूनी मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो चचनामा में आपका सिंध का वर्णन देखने को मिलता है। और चचनामा के लेखक कौन है, बहुत बार आपको देखने को मिलता है, तो अली अहमद द्वारा चचनामा की रचना की गई थी। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस युग में। तो इसमें दोनों माना जाता है, ठीक है। ऐसे मध्य पाषाण में अधिकांशतः रख सकते हैं, चूंकि पशुपालन की बात किया गया है। पशुपालन मध्य और नवपाषाण काल दोनों के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। इसके पूर्व इसका नाम क्या था, तो रिपब्लिकन आपका हटा दिया गया था और बाद में जब इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, तो इसका नाम पूरा रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले रिपब्लिकन इसमें शब्द शायद नहीं थी या सोशलिस्ट कोई दो शब्द, तो मतलब इसमें जो नाम बदलकर इसका आगे चलाया गया। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1928 में की गई थी। और यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ठीक है। रिपब्लिकन सोशलिस्ट शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था, ये शब्द था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद इसका संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब थे 1924 वाले में। लेकिन 1928 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें सरदार भगत सिंह की अधिकांश योगदान रहने के कारण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की दिया जाता है श्रेय आपका किसको, तो भगत सिंह को। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, ठीक है। तो ये सब तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा किसके बीच, राणा संगा के बीच, जिसमें इनकी हार हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाई जाती है, तो अभी हमने बताया 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर। कह रहा है कि सौर ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की। तो सूर्य में कौन सा होता है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। संलयन अभिक्रिया के कारण ही आपका सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धातु के एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो देखिए, जब खोखला ठोस होता है, हैलो स्फीयर हम लोग जब जानते हैं, तो इसमें जो आवेश होती है वो आपका सभी जगहों पर शून्य होता है, ठीक है। पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपका सभी तरफ समान होती है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लेज़र का मूल आधार क्या है, लेज़र का मूल आधार क्या है। तो इसमें आपका प्रेरित उत्सर्जन जो है वो लेज़र का मूल आधार माना जाता है। अब देखिए ये क्या है, लेज़र क्या है एक प्रकार का, तो लेज़र लाइट जो हम लोग जानते हैं वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। लेज़र क्या है, विद्युत चुंबकीय, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 99 क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग की जाती है। तो कृत्रिम श्वसन के रूप में हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी इसमें थोड़ी सी डाली जाती है। तो इनमें सभी ऑप्शन में है, हीलियम भी ऑप्शन में, नाइट्रोजन भी डाला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सभी ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। नाइट्रोजन का भी यूज़ किया जाता है। तीनों को मिलाकर आपका कृत्रिम श्वसन के रूप में दी जाती है, जिसमें कि लगभग सबका रेशियो, सबसे ज़्यादा रेशियो इसमें ऑक्सीजन की होती है। और अंतिम सवाल आइए, कह रहा है कि विरंजक चूर्ण अर्थात जो है CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि क्षमता का कारण क्या है, विरंजक चूर्ण में विरंजक क्षमता जो पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, तो नवजात ऑक्सीजन अर्थात ये जो केवल O होता है इसी के कारण जो है ये
नवजात ऑक्सीजन के कारण ही इसमें विरंजक क्षमता पाई जाती है। तो इसी के साथ ये हमारा ख़त्म होता है। तो इस सेट कैसा लगा, आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या